अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान क्रीज से बाहर निकलकर शॉट्स खेलने पर आ गए हैं। 9 मई को होने वाली अपनी गिरफ्तारी को वो अगवा का नाम दे रहे हैं। गैर मुल्की नशरियाती इदारों से बातचीत करते हुए मेरे कप्तान ने कहा कि उनका मसला इदारे से नहीं बल्कि फर्द वाहिद यानी आर्मी चीफ से है। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो आपको बचाने के लिए पूरे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। Problem is, if you have a man up there who, in order to preserve himself, he's basically dismantling the future of this country to protect himself. It's one man, the army chief. There's no democracy in in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. The army is getting maligned because of one man. नाज़रीन, गुज़िश्ता 13 माह में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे कप्तान ने आर्मी चीफ का नाम लिया है। इससे पहले वो आर्मी चीफ का तस्करा बस इशारों कराइयों में ही करते थे। मेरे कप्तान की ये बात सुनकर जहन में पहला ख्याल यही आता है कि वो फौज और आर्मी चीफ में जानबूझकर फर्क पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बार बार एक आदमी का लफ्ज इस्तेमाल करके ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया पूरी फौज उनके साथ है और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ हैं। ना उनका मौक़िफ़ हमेशा से ये नहीं था, बल्कि ये उनका ताज़ा तरीन यू टर्न है। एक वक्त इस तरह का भी गुजरा है जब वो आर्मी चीफ पर तनकीद को गद्दारी करार दिया करते थे। गुजरांवाला जलसे में जब मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद की तो मेरे कप्तान ने जो कहा वो सुनिएगा जरा। जो नवाज शरीफ ने जिस तरह आर्मी चीफ को और आईएसआई चीफ को हिट किया, क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को आप हिट कर रहे हैं और फौज को कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बगावत करो? अब क्या फौज कोई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी? इससे बड़ी गद्दारी क्या है? नाज़रीन, इस इंटरव्यू में मेरे कप्तान ने मियां नवाज शरीफ पर इल्जाम आयद किया था कि वो फौज को आर्मी चीफ के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे कप्तान खुद यही बात कर रहे हैं। उन्हें दिफाई इदारों से नहीं, सिर्फ आर्मी चीफ से शिकायत है। नाज़रीन, मेरे कप्तान के इस ताज़ा बयान बल्कि ताज़ा तरीन यू टर्न पर मेरे चंद सवाल हैं। सवाल नंबर 1, अगर नवाज शरीफ अपने खिलाफ इक़दामात का जिम्मेदार उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को करार दें तो ये गद्दारी है। अब मेरे कप्तान मौजूदा आर्मी चीफ पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐ मेरे कप्तान, नवाज शरीफ ये काम करे तो गद्दारी, आप करें तो उसे क्या कहना चाहिए? सवाल नंबर 2, ऐ मेरे कप्तान, अगर जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद नाजायज़ थी तो जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद जायज़ कहलाएगी या आपको अमरीकी साजिश की तरह एहसास हो गया है कि पहले आप गलत थे? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान ने आर्मी चीफ पर तनकीद को फौज में दरार डालने की कोशिश कहा था। ऐ मेरे कप्तान, जो कुछ आप कर रहे हैं इसे भी दरार डालना ही कहेंगे या इसको कोई और नाम दिया जाएगा? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, खिलाड़ियों ने जिस तरह तनसीबात पर हमले किए और जिस तरह मेरे कप्तान ने फौजी क़यादत को निशाने पर लिया है, इस पर भारतीय मीडिया में खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। ऐ मेरे कप्तान, इस अजीम कारनामे पर आप भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सवाल नंबर 5, मेरे कप्तान, पहले जनरल बाजवा की तारीफें करते थे, फिर उनको मीर जाफर कह दिया। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर की तैनाती पर उनकी तारीफ की और उन्हें सुलझा हुआ शख्स करार दिया। आजकल मेरे कप्तान की तनकीद का निशाना जनरल आसिम मुनीर हैं। ऐ मेरे कप्तान, आप जिसकी भी तारीफ करते हैं, कुछ अरसे बाद वही शख्स आपकी तनकीद की जद में क्यों आ जाता है? सवाल नंबर 6, मेरे कप्तान ने अपनी हुकूमत जाने की जिम्मेदारी पहले अमेरिका पर डाली, फिर जनरल बाजवा को इसका जिम्मेदार करार दिया, उसके बाद पीडीएम और फिर मोहसिन नकवी को अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार कहा। अब आपने अपनी गिरफ्तारी का जिम्मा जनरल आसिम मुनीर पर डाल दिया है। ऐ मेरे कप्तान, आपके इस ताज़ा बयान में माजी की तरह यू टर्न की कितनी गुंजाइश है? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान, आपने आर्मी चीफ के बारे में जो कुछ कहा है, क्या आपकी जमात के सदर चौधरी परवेज इलाही आपके इस बयान की तायीद करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। इमरान खान ने डायरेक्टली नाम लेकर मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर चंद इल्जाम आयद किए हैं और उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी मामला खराब हैं, ये मौजूदा आर्मी चीफ की वजह से है। अब क्या ये कहा जा सकता है कि ये जो भी मसाइल चल रहे थे इतने पिछले चंद महीनों से, ये अब एक नए फेज में, एक नए चैप्टर की तरफ अब आ चुके हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा।
बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। मैं 4 साल से इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि आपने सोचना है कि ये जो न्यू कॉन ने नया पॉलिसी बनाई थी आज से कोई 20-22 साल पहले, वो आज इम्प्लीमेंट हो रही है सारे इस्लामिक कंट्रीज के लिए। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंट्रीज थे, अरब कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनको तो उन्होंने फारिग कर दिया आर्मी के जरिए। उसमें आप देख लिए लीबिया है, इराक है, बहुत से कंट्रीज हैं। अब 3-4 कंट्री रह गए हैं जिनकी आर्मी स्ट्रांग थी, उन्होंने उनको फाइनेंशियली डाउन कर दिया और अब उनकी आर्मी की बारी है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो इमरान खान साहब के जो हैंडलर्स हैं, उनका एजेंडा भी यही है, पाकिस्तान को वैसे फतह नहीं किया जा सकता अनटिल यू डिसमेंटल पाकिस्तान आर्मी, और ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। अब इन्होंने जो नया ताज़ा बयान दिया, आप इनसे पूछिए कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया कि आप अब उसके खिलाफ हो गए। और मंसूर साहब, बड़ी ही सोचने की बात है कि जिस तरीके से 9 तारीख को इन्होंने आर्मी हाउसेस या आर्मी की तनसीबात या आर्मी के पर्सनल्स जो फौजी हजरात थे या उनकी जो जहां पे हमारी छौनियां थी, GHQ था, हमला किया, उसकी कोई रीजन समझ में नहीं आती, क्योंकि वो इंटरनेशनल उस प्लान का हिस्सा तो है, लेकिन इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरीके से आर्मी को टेकअप किया है, इसकी मिसाल सिर्फ एक ही मिलती है, वो मुक्ति बानी थी बांग्लादेश में। ये इसने पॉलिटिकल पार्टी को उस तरीके का रंग दे दिया और उसी तरीके से आर्मी को हिट किया। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं इस शो में कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये क्या इल्जामात लगाते हैं फौज के ऊपर या उनके ऑफिसर्स के ऊपर या उनके सिपाहियों के ऊपर। देखिए, बांग्लादेश में भी यही इल्जाम लगे कि जी अगवा कर लिया, रेप कर दिया, वो 50 साल बाद साबित हुआ कि वो गलत था और वो इल्जामात थे आर्मी के खिलाफ सिर्फ उनको अंडरमाइन करने के लिए। और आज भी वही काम ये शख्स कर रहा है जिसके यू टर्न की लंबी फहरिस्त है और जो सुबह का बयान शाम को बदल देता है सिर्फ अपनी जात के लिए। वो इक़्तिदार में आना चाहता है, वो इस मुल्क को किसी भी कीमत पे वो इस आर्मी को डिसमेंटल करना चाहता है और आवाम समझ नहीं रही, लेकिन थोड़े अरसे में आपको भी समझ आनी शुरू होगी। और ये इसके पूरे प्लान, ये पूरा एक प्लान है, ये आज से नहीं हुआ। ये अगर रहता, अगर इतने इसको आर्मी के ऊपर वो प्रॉब्लम्स थी तो आर्मी तो इसको लाई थी इक़्तिदार में, और ये आर्मी के बलबोते पे 4.25 साल गवर्नमेंट करता रहा। ये वो जनरल फैज का तो ये नाम ही नहीं लेता जिसने इसकी गवर्नमेंट चलाई, बनाई, बिल पास कराए, इसके लोगों को कंटेनरों में बंद किया, इसके लिए हर काम किया, उसका जिक्र नहीं करता। मैं तो हैरान हूं उस पब्लिक पे और किस तरीके से इसने उन लोगों को तैयार किया। और ये पहले दिन से इनका प्लान है। फाइनेंशियली तो आपने इजाजत दीजिएगा कर दिया और लोग कहते हैं PDM। बैरिस्टर गौहर खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपने एक्चुअली इस पूरे केस की पैरवी भी की है और इमरान खान साहब आप अपनी गिरफ्तारी को अगवा का नाम देते हैं और डायरेक्टली मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाते हैं। यू बीइंग द लॉयर, आप भी क्या इन इल्जामात के साथ खड़े हैं? इमरान खान साहब जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। मंसूर साहब, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी रिपोर्टिंग हो वो फेयर और बैलेंस हो। आल्दो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जरूर आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये फेयर और बैलेंस है, क्योंकि वो जो इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं किया है और मैंने तफसील से इंटरव्यू नहीं पढ़ा कि उसका कोई जिक्र करूँ, लेकिन वकील के हैसियत से मैं केस के बारे में जरूर ये बताता हूँ कि यस, ऐसे केसेस को जरूर अगवा का नाम दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि किसी बंदे की अरेस्ट गैर आईनी, गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको अगवा ही कहा जाता है। कि अगर आप किसी को अरेस्ट करें, उसको डिटेन करें, उसको अपनी मर्जी के बगैर ले जाएं और वो कानून के मुताबिक हो तो अगवा ही होता है। और ये मोहसिन बेग साहब भी ऐसे कई मरतबा पे कह चुके हैं अगवा होते रहते हैं। तो वो इसलिए अगवा का लफ्ज कहते हैं कि वो केसेस जिसमें
कानून और आईन के मुताबिक एक बंदे के खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस बने और वो 100 से ज्यादा मरतबा अदालतों में जाके सरेंडर करता है और अदालत के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो जाके पिटीशन करता है और पिटीशन जब फाइल करता है तो कानून के मुताबिक बायोमेट्रिक्स में अदालत के अहाते में चला जाता है, उसको ऐसे तनाजुर में उठाना, मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट और खासकर आप बड़ा रिगार्ड करता हूँ कि आप इसके खिलाफ मजम्मत करेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे कोई भी शहरी है, चाहे वो इमरान खान साहब है, कोई भी बंदा कानून। मैं आपके गौर साहब, the former prime minister has categorically said there is one man who is responsible for all the mess today, और वो डायरेक्टली आर्मी चीफ का नाम लेते हैं और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मेरी जो गिरफ्तारी थी उसको रेंजर्स के जरिए क्यों किया गया। रेंजर्स किसके अंडर आती है, आप मुझे खुद बताइए। ये रेंजर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है और फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है और फेडरल गवर्नमेंट का हुआ यह था मंसूर साहब कि ये पूछा गया अदालत में, पहले हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी स्टेटमेंट ये थी। सुपर हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे, उन्होंने कहा रेंजर ने किया। एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर आए हुए थे, को कहा आपको कोई वारंट मिला था जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे थे इनके बिहाफ से? उन्होंने कहा सर मैं जिस कोर्ट आ रहा था इस वक्त तक तो मेरे टेबल पे कोई ऐसा वारंट नहीं पहुंचा था। अलबत्ता अगर रेंजर करे तो रेंजर पुलिस के इंस्ट्रक्शन मुताबिक कार्रवाई करती है और रेंजर फेडरल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलती है। तो वो लोग जो पावर मैं इसको करेक्ट कर लेते हैं सर, गौर साहब इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सही जाए। मैं लेट मी पुट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकील होने के नाते आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे मौजूदा आर्मी चीफ का हाथ था। इसको करेक्ट कर दीजिए। देखिए क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, ऐसे इमरान खान साहब ने नहीं कहा, लेट्स नॉट गो टू दिस। मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान साहब को देखिए ये किसी ने नहीं कहा। इमरान खान साहब को जिस केस में अरेस्ट कर रहे थे वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो आपने जिक्र किया ये नेब लेके आई है। इस केस में हमारा ये कहना था कि केस के मेरिट पर नहीं जाते, लेकिन लेट्स अरेस्ट। उस केस में हमने एक पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन में हमने प्रेयर यही मांगा था। उस केस में इमरान खान सरेंडर करके कोर्ट में गए। क्या वो कोई भी बंदा अदालत के हाथे में चला जाए और वो अदालत को सरेंडर करके कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मैं समझता हूँ मैं आईनी कानूनी हक है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं अदालत में ये साबित कर सकूं कि मेरे खिलाफ ये केस बोगस है। क्या उस बंदे को अदालत के हाथे से ऐसी तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है? और इसी तरीके से नहीं, कोई इज्जत सपोज ऑनर तरीके से क्या उसको कानून के मुताबिक अरेस्ट किया जा सकता है? वो अदालत के हाथ में, और अगर अदालत के हाथ में तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, वॉइड है, गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। और यही रीजन है ये रीजन आबिद शर्मी साहब ये सारी गुफ्तगू आ गई। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। आबिद शर्मी साहब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इसके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जनाब जजेस ने जिस तरीके से वेलकम किया है इमरान खान साहब का कि जी उनको देख के बहुत खुशी हुई। कल वज़ीर आज़म ने इसका जिक्र किया। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, फजलुर रहमान साहब धरना देने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत पूरी तरह उसको सपोर्ट कर रही है, तो फिर क्या वजह बनती है इस सारे धरने की, इस एहतजाज की? देखें मंसूर साहब, अभी मैं मुस्कुरा रहा था, अभी गौहर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं गौहर साहब से पूछना चाहूँगा कि वो जो 190 मिलियन का डाका इमरान खान, जो 190 मिलियन पाउंड जो 70 अरब रुपया बनता है, ये कौम को बताएं कि आपके ऊपर 70 अरब रुपए का डाके का जो जिसकी मुसद्दका कॉपी है मौजूद हैं। आपने इस चोर ने, इमरान खान जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का फ्रॉडिया है, चोर है, आप उसकी चोरी की क्यों नहीं बात करते? छोड़े ना अरेस्ट को, क्या हुआ? आप उस चोर की चोरी देखें, उसकी दीदा दलेरी देखें कि एक वो लेटर लाता है, कहते जी ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, उसने पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को दिए। उस वक्त डाकुओं का सरगरा इमरान खान था। अल्लाह के लिए कौम को बताएं कि ये चोर है, डाकू है, इसको 190 मिलियन पाउंड दिया गया।
इस चोर ने वो कैबिनेट से अप्रूव करवा के जो रियल स्टेट टाइकून है मलक रियाज के 70 अरब रुपए उसको देकर रिश्वत के तौर पर 7 अरब ले लिया। मंसूर साहब अल्लाह के लिए कौम को बताएं कि ये चोर ने, डाकू ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अल कादर ट्रस्ट के जो 7 अरब की जमीन लिए उसके लिए 70 अरब रुपए उसको मलक रियाज को वापस किए। क्या इमरान खान के बाप के पैसे थे? क्या वो अलीमा बाजी के सिलाई मशीनों के पैसे थे जो इन चोरों ने दे दिए? मैं अजीब है, मुझे हंसी आती है इन लोगों पे, बेशर्मों के ऊपर बेशर्मों की तरह आगे डिफेंड करते हैं जिसको उसको अगवा कर दिया। उस चोर और डाकू ने 190 अरब रुपए की यानी कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी की है। आप उसको कह रहे हैं कि जी उसकी दीदार लेनी देखे जी नहीं जी। मंसूर साहब गौर साहब ये फरमा रहे हैं, बड़े गौर से सुनिए आबिद साहब। नहीं मैं गौर साहब आपके पास आ रहा हूं। आबिद साहब, गौर साहब ये फरमा रहे हैं, सर मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। अभी जो आपने बात कही, गौर साहब का ये कहना है कि जी अगर एक गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है तो वो अगवा के जुमरे में ही आता है। हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा जी ये गिरफ्तारी ठीक है, कानून के मुताबिक है। अगले दिन चीफ जस्टिस साहब उनको बुलवा के वो कहते हैं जी कि आप प्रोटोकॉल दे, 190 मिलियन पाउंड की जो चोरी करके आया है, 70 अरब रुपए जो डाका मार के उस डाकू को आप मर्सिडीजें दे दें, उस डाकू को आप सुप्रीम कोर्ट का अहाता दे दें कि वहां पे रहे, उस चोर और डाकू को आप सुप्रीम कोर्ट का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए जजेस बाथरूम इस्तेमाल करते, उस चोर और डाकू को कहते हैं कि आप जजेस का बाथरूम इस्तेमाल करें। क्या वो जो जेलों में लोग बंद हैं उनको भी फिर आजाद करते हैं जो बेचारे 40-50 हजार रुपए के लिए 3-3 सालों से जेल में बंद हैं? इस डाकू ने तो 190 मिलियन पाउंड की चोरी की है। और चले मैं गिरफ्तारी पे उसके हाथे में हुई जो भी मामला थे, क्या नवाज शरीफ को आप इंतजार नहीं करते थे एयरपोर्ट से बाहर आके गिरफ्तार कर ले? नवाज शरीफ को आप जहाज में गिरफ्तार कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ को वो अपने बाप से मिलने जेल में जाती है, आप इतने बेसब्र हैं, इतने बेशरम है आप मरियम नवाज को जेल के अंदर आप गिरफ्तार करते हैं। शाहिद खकान अब्बासी को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, ख्वाजा साद रफीक को ले लें, आप ख्वाजा आसिफ को ले लें, पूरी एक कतार है। 90 दिन के लिए उनको सूरज नहीं दिखाया गया, 90 दिन के लिए नैब के हुकूमत खानों में रखा गया उनको। क्या इल्जाम था? मुझे बताएं क्या इल्जाम था? आपने स्टेट को नुकसान पहुंचाया। इस चोर ने तो 70 अरब डकार मारा पाकिस्तान। मैं गौर साहब से जरा उनका कमेंट ले लूं। गौर साहब वकील और एक वकील की हैसियत से मैं जवाब दे रहा था। मैं तो समझ रहा हूं कि आबिद शेर अली साहब की तकरीर तो मुझे तांगा चवक की वैसे पार्टी की तकरीर लग रही है। आपके सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल समटाइम बहुत वो जवाब दे दे कि ये क्या समझते। मैं ये समझता हूं कि कोई भी शहरी हो उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आईन का यही तकाजा है कि वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर बंदे, कोई भी इंसान कानून से ज्यादातर नहीं है। अगर उसके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड है उसको अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड किया जाए। लेकिन अगर वो अक्यूज अदालत में जाता है और खुद कहता है मुझे प्रोटेक्शन दे और खुद कहता है मैं पेश करना चाहता हूँ, फिर उसको कैसे डील किया जाए? क्या चीफ जस्टिस ने उसको ये कहा है? इसके बाद अब बाकी जो अल्फाज गौर साहब मैं एक मिनट गौर साहब यहीं पे गौर साहब एक क्वेश्चन बनता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हुआ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू और उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। वो ये है कि क्या ये पहली दफा हुआ है कि इमरान खान साहब एक पहली शख्सियत हैं पाकिस्तान की तारीख में जिसे अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया है? इससे पहले शर्जील नाम मेमन को भी इस तरह गिरफ्तार किया गया और फिर इसके साथ साथ जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उस गिरफ्तारी को कानूनी भी करार दिया था। तो ये सब कुछ पहले प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि जी इमरान खान साहब के लिए स्पेशल केसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं, जमानतें दी जाती हैं। उन केसेस में भी जमानतें मिल जाती हैं जिनके बारे में अभी पता भी नहीं है और जजेस की जानिब से कह दिया जाता है ये इल्जामात हैं मौजूदा हुकूमत के, ये खदशात हैं जिसकी वजह से इस वक्त ये जो एक इतनी पोलराइजेशन हम देख रहे हैं, ये सारे मामला हैं। मैं एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मोहसिन साहब के सामने भी और गौर साहब के सामने भी कि आखिर इसका जवाब अवाम को किस तरह दिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, विल कम बैक राइट आफ्टर द ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी, एतराज़ हो रहा था जमानतों के ऊपर, जिस तरीके से इमरान खान साहब को जमानतें मिली है। उनके वकील बैरिस्टर गौहर खान से अभी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इसके ऊपर राय लेते हैं। लेकिन मोहसिन बेग साहब से सबसे पहले जरा कमेंट लेना चाहूँगा। बेग साहब, यहाँ पे एक सिचुएशन जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि एक इदारे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टारगेट कर रही है और अब दूसरे इदारे को मौजूदा हुकूमत टारगेट करने का इरादा रखती है, वो भी जाके धरना देने का इरादा रखती है।
तो सर ये इस तरह अगर इदारों के खिलाफ सियासी जमातें अपना महाज खड़ा करती रहेंगी तो ये सिस्टम किस तरह चलेगा फिर आगे? मंसूर साहब, बेसिकली सब लोगों को, सब पाकिस्तानियों को ये देखना चाहिए कि ये जो रवायत डाल दी गई है ये हमारे मुल्क के लिए कितनी ख़तरनाक है। वो न्यू कॉन ने तो प्लान बनाया था कि 2030 में पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे। मेरा ख्याल में जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, शायद अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ना करे, शायद हम पहले ही उस मुकाम पे पहुंच जाएं। अदारों को और अदारे के जो कंडक्ट हैं उसको अदारे के लोगों को सोचना चाहिए। अभी जिस तरीके से जुडिशरी ने 2 दिन में जो कुछ किया है वो बहुत ही ऑब्वियस है, वो डबल स्टैंडर्ड है। आप यहाँ तो सबके लिए, अब खान खुद ही कहता था कि एक बंदे के लिए लॉ चेंज नहीं हो सकता, तो आज कल उनके लिए जो लॉ चेंज हुआ और जो परसों जिस तरीके से किया गया, ये आज तक कभी हमने देखा नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा। और मैं हैरान हूं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उनके लिए मर्सिडीज का इंतजाम कर रहे थे, और फिर जिस तरीके से उनको रिसीव किया गया और जिस तरीके से नैब की कस्टडी में ये गौर साहब बैठे हैं, इनका तो चलें ये लॉयर हैं, मैं भी इनको जानता हूं, ये कैसे होता है? ठीक है, मेरिट आपने टेक्निकलिटीज पे कहा कि वो ऑब्वियस और गलत अरेस्ट हुई, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं होता कि आप उसको अपनी कस्टडी में रखें, स्पेशल ट्रीटमेंट दें और फिर अगले दिन। अभी आप देखें सीता वाइट का केस जो है, उसमें 2 जजेस को बुला के इंस्ट्रक्शन दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ के खिलाफ कि आपने अपने चीफ के, और वो बेंच टूट गया, दोनों ने अपना फैसला अपलोड कर दिया वेबसाइट पे। तो ये जो डिवीजन है, ये जो हम अदारों में देख रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है इस मुल्क के लिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो आज आप कर रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आपके घरों में नहीं आएंगे। तो ये इस चीज को लीडरशिप को सोचना है, लेकिन वो एक शख्स पागलपने की हद तक सिर्फ ये चाहता है कि मुझे वापस इक्तदार दो। तो ये मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश शायद कभी पूरी ना हो, इस तरीके से जिस तरीके से वो अभी सियासत कर रहे हैं। ठीक, मैं जरा गौर साहब से इसके ऊपर जरा कमेंट ले लूं। गौर साहब, यही एतराज है, अब बीइंग अ लॉयर सर, आप जरा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि ये जमानतें होना, ये मर्सिडीज का मंगवाना, ये कहना कि जनाब आपको रिहा हम कर रहे हैं लेकिन रात को आप गेस्ट हाउस के अंदर ही ठहरेंगे, आप हमारे मेहमान हैं, और उसके बाद अगले दिन जमानतों के ऊपर जमानतें होती हैं, क्या ये एक नॉर्मल रूटीन है? क्या ऐसा ही होता है ट्रायल्स के अंदर? इस पर जरा कॉमेंट कीजिएगा। मैं जरूर कहूँगा मंसूर साहब, बेसिकली जो आपने क्वेश्चन किया है, अदालतों में हथकड़ियाँ भी लगती है और उन ममालिक में जहाँ से सदियों से कानून का एहतराम चला आ रहा है वहाँ भी हथकड़ियाँ लगती है, लेकिन उन केसेस में लगती हैं अगर आपका बेल रिजेक्ट हो जाए और कोई कन्विक्ट हो जाए तो उस सूरत में, ना कि उस सूरत में कि अगर वो अदालत में जाए और अदालत का हुक्म ना और फिर वो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो उसके लिए मर्सिडीज मंगवाई गई, मुझे उसका कोई पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर किया कि उसके लिए मर्सिडीज मंगवाओ। अदालत ने फकत ऑर्डर किया था कि उसको प्रोड्यूस किया जाए, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसे पहले भी हुआ है। बेग साहब के इल्म में होगा, अली मूसा गिलानी का भी ऐसा केस आया था, हार स्टील का भी ऐसा केस आया था। अदालतों के हाथों, बल्कि अदालत के हाथे के बाहर अपने केस में जाने के लिए जब मुल्जिम को भी गिरफ्तार किया जाए तो अदालत हमेशा ऑर्डर करती है कि मुल्जिम को हमारे सामने पेश किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने उन ऑर्डर के मुताबिक और प्रेसिडेंट के मुताबिक फकत इतना ऑर्डर किया कि उसको 4:30 बजे प्रोड्यूस किया जाए। अब उसको तो प्रोड्यूस करना था, कल जो उसको कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब प्रोड्यूस कर गए तो फिर तो मर्सिडीज हमने नहीं देखी। रात को मैं खान साहब के साथ चला गया था, मैं और खान साहब और 2 पुलिस अफसर जा रहे थे इस्लामाबाद से लाहौर तक, तो हमें तो मर्सिडीज उन्होंने नहीं दी थी। ऐसी तो बात नहीं है, लेकिन ये कानून जरूर है। गौर साहब, ये जो हुआ था, ये जो रिहा करने के बाद कहा गया कि जी आप हमारे मेहमान हैं, आप गेस्ट हाउस में रहेंगे, इसकी कोई मिसाल बताइएगा। मंसूर साहब यही मैं अर्ज कर रहा था, जब अदालत ये कह दी थी, ऑर्डर ये करती है, अदालत ये ऑर्डर करे कि आपका डिटेंशन, आपका अरेस्ट गैर आईनी, गैर कानूनी है, तो हमेशा अदालत पूछती है उसको कहाँ रखे। तो अदालत जब उसको फ्री करती, खान साहब की तरफ से तो ये थी कि मुझे बनीगाला में रखा जाए, मुझे बनीगाला जाने की इजाजत दी जाए, और खान की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि काइंडली इस्लामाबाद करके सुनना है, तो मंडे वाले दिनों तो मैं लाहौर से होकर के आ जाऊंगा। अब ये जरूर है कि जब अब आप करें तो अदालत ने कहा कि आप इस्लामाबाद
पुलिस से हम पूछते हैं सिक्योरिटी की मद पे, तो सिक्योरिटी की मद्देनजर रखते हुए उनको कहा कि आप इसकी सिक्योरिटी के लिए बजाय अपने घर जाने के लिए उस पुलिस स्टेशन में रहें जहां ये आप हो, और सिर्फ उस लिमिटेड दे दी। उसके बाद फिर भी अगर हमारा कहा माना होता तो हम कह देते कि बनीगाला में जाने की इजाजत दी जाए। तो वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से दिस वाज नॉट अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट एट ऑल। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया था कि जो हमारा सिक्योरिटी की खातिर सर सिक्योरिटी की खातिर, ये तो जिस शख्स की सिक्योरिटी की बात हो रही है, ये तो फिर उसको फैसला करना चाहिए ना कि उसकी सिक्योरिटी कहां बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह फैसला कर सकती है कि एक शख्स की सिक्योरिटी किधर बेहतर है? वो उसके बारे में किस तरह फैसला करेगी कि जनाब आप रात को इधर जाके रहें, हमारी नजर में आपकी सिक्योरिटी यहां पर ज्यादा बेहतर है? उसकी रीजन यही है मंसूर साहब, अगर कोई बंदा किसी के घर भी चलता है तो वहां उसका खतरा हो तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं आपको इस तरह एडजस्ट करूं। एक्चुअल ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि आपको अदालत के इहाते से अरेस्ट किया गया, वो हमने डिक्लेयर किया कि गलत, तो हम यही समझते आप अदालत के इहाते में, लिहाजा हम आपको उसमें रखते हुए कल के वक्त तक उस अदालत के पास वापस भेज देते, फिर उस अदालत का फैसला आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो खान साहब को अदालत ने अपने अदालत में रख के हाई कोर्ट के बेस पे कर दिया, और यही सारे इस अदालत के हमेशा से प्रेसिडेंट रहे। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें बेल रिफ्यूज कर देती, खान को कस्टडी में लिया जाता और वो रिफ्यूज नहीं किया, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल दे दी, तो खान साहब चले गए। बिल्कुल ठीक है। आबिद शेर अली साहब, ये सारी सर आपने वजह सुनी, ये तो सिक्योरिटी की वजह से हुआ। जी 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 जी, गो अहेड मोहसिन साहब, प्लीज गो अहेड। मैं बैरिस्टर गौहर साहब की मेमोरीज को ज़रा रिफ्रेश करवाता जाऊं। हनीफ अब्बासी को कहां से अरेस्ट किया गया? हनीफ अब्बासी को अहाता जो अदालत का, वहाँ से जब रात के 12 बजे उस खबीस जो उस वक्त का चीफ जस्टिस था, बदकिस्मती से साकिब निसार, उसने शेख रशीद की खातिर सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, मैं इसके बारे में माज़रत के साथ, मैं सर जज के बारे में, जज के मेरे नज़र में कोई जज नहीं है, वो ईमान फरोश, ज़मीर फरोश साकिब निसार कोई जज नहीं था, वो ईमान फरोश शख्स था। आज पाकिस्तान की कौम उस जलील इंसान की वजह से आज ये खमियाजा भुगत रही है। माज़रत के साथ मैं क्यों ना कहूं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अल्फाज कोई और इस्तेमाल कर लें, आपको ये नहीं अच्छा लगता। मैं मुझे बताएं बैरिस्टर गौहर साहब, आप माशाल्लाह वकील हैं, प्रैक्टिस आपकी बहुत होगी। एक चोर जो नैब की कस्टडी में, उसके रिमांड पे हो 7 दिन के, आप नवाज शरीफ के केस में जस्टिस इजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज बन जाते हैं। अरशद मलिक को आप हदायत देते हैं कि उसको नवाज शरीफ को सजाएं दें, जो उसको अरशद मलिक ने बाद में उसको डिस्क्लोज़ किया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप उसको उसकी इंक्वायरी नहीं कराते, आप उस केस को बंद कर देते हैं। उस केस में नवाज शरीफ को आप कामे पे निकाल देते हैं। इस पर तो 70 अरब की चोरी का इल्ज़ाम था, और 70 अरब की चोरी में मैं बैरिस्टर साहब मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपने बड़ी दलीलें दी हैं, चले ये भी दलील दे दे कौम को। 70 अरब रुपए का डाका मारने वाला इमरान नियाजी 7 रोज़ के नैब के रिमांड पे था। अब गिरफ्तारी होगी, हाई कोर्ट ने उसको लीगल करार दे दिया गया। उन्होंने कहा जी आइनी और कानूनी तौर पर नैब ने उनको गिरफ्तार किया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने अपने पास से नहीं। अब उस शख्स को नैब ने कस्टडी में ले लिया, नैब के 7 दिन के ऊपर रिमांड है, और जनाब माई लॉर्ड कह रहे हैं जी कि हमें आपको चोर को मिलकर बड़ी खुशी हुई। माई लॉर्ड फरमा रहे हैं कि ये डाकू इमरान नियाजी जो पाकिस्तान के 70 अरब रुपया डकार कराया, हमें बड़ी खुशी हुई उसको मिलके। यार जो पाकिस्तान के बाकी खिदमत गुजार हैं, जो आपकी तरफ माई लॉर्ड देख रहे हैं, उनको भी देख के खुशी होनी चाहिए। जिनके 22 लाखों लोगों के मुकदमात आपकी अदालत उज़्मा में पेंडिंग है, बेचारे उनकी 3-3 नस्लें जेलों में सड़नी है, उनको भी माई लॉर्ड अपने चैम्बर में बुला के कॉफी पिलाएं, उनको बताएं कि मैं इसका जवाब ले लूं जरा। अगर आपने एक मिनट जवाब देना चाह रहे हैं, आप मुझे टाइम थोड़ा देते हैं, आप भी मेरे माई लॉर्ड हैं, आप मुझे टाइम थोड़ा देते हैं। मंसूरा नहीं आप बोले आबिद साहब सुने मेरी बात सुने आबिद साहब। अच्छा एक मिनट आबिद साहब मेरी बात सुने चले मंसूर साहब आप कहें सुभान अल्लाह। इमरान खान ने पाकिस्तान का 70 अरब रुपए लूटा और उसको जमानत दे दी, कहते सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अच्छा आबिद साहब, चोर के लिए, अच्छा मेरा सवाल आप कानून बदल रहे हैं जी, सुन बताएं। नहीं आबिद साहब मेरी बात तो सुने,
और सर मेरा आपके लिए सिर्फ एक कमेंट है ऑन अ लाइटर नोट। चीफ जस्टिस आपको देख के शायद ये ना कहें, लेकिन मैं हमेशा आपको देख के कहूंगा कि मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। सर अल्लाह का शुक्र है, मंसूर साहब मेरे भाई हैं, मैं चोर तो नहीं हूं, मैंने कोई 70 अरब रुपया तो नहीं देना किसी का, तो आप तो खुशी का इजहार करेंगे, आप मेरे भाई हैं। बैरिस्टर साहब मेरी आपसे, गौर साहब का जवाब ले लें। लॉयर भी हैं सर, मैं गौर साहब से बड़े अदब से, गौर साहब मेरी आपसे कोई फाइट नहीं है, क्योंकि आप जाहिर है मैं कल अंदर जाऊं, मैं आपको वकील करूं, आप जाहिर है मेरी बात करेंगे। मेरा सवाल ये है, कीजिएगा गौर साहब साइड पे कर दे। 70 अरब देखिए, 70 अरब के केस में नैब ने 7 दिन का रिमांड दिया है। 7 दिन के रिमांड में एक मुजरिम नैब कस्टडी में, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? वो ट्रायल कोर्ट में भेजते, रिमांड करते। चलो मैं अफसर जवाब ले लूं ना, ट्रायल कोर्ट में ले जाए। सर मैं जवाब ले लूं गौर साहब से। गौर साहब, असल सर जो एतराज है, वजीर आजम ने भी इसका जिक्र किया कि ये रिमार्क क्यों दिया गया, एक शख्स जो मुल्जिम के तौर पे पेश हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके बारे में चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क क्यों दिया कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है? मैं मंसूर साहब, पहली बात है कि जो उनके क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं, तो देखिए अगर पनामा की केस में भी कोई भी गलतियां थी तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट था और यही वो जज जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ और सफदर को बरी कर लिया। अब ये मर्जी के फैसले या कानून के मुताबिक, बाकी जो वो उसके पास। अब बाकी रही बात ये वाली, जिस तरह ये तस्करा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये कर दिया, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है ये वाली। दूसरी बात ये कहते हैं 70 अरब की, मैं सिर्फ मंसूर साहब डायरेक्शन जरूर करूं, शायद साहब ने ये केस पढ़ा ही नहीं है, आबिद शेर अली साहब ने ये केस पढ़ा नहीं है, ये इवन नेब का भी केस नहीं है कि इमरान खान साहब ने 60 अरब रुपए तो क्या 1 रुपए की भी करप्शन खुद की है। उन्होंने ये कहा नहीं है, मुख्तलिफ किस्म की करप्शन। मैं कहता हूँ उसने कमीशन लिया किसी काम में, ये एक जुर्म है। मैं कहता हूँ उसने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर लिया, सरकार को नुकसान, ये एक जुर्म है। तो नेब का कहना यह है कि ये सरकार का नुकसान हुआ, जबकि कहना यह है कि नेब ने ये बात मानी भी है कि इमरान खान साहब और इसकी मिसेज अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के सिर्फ ट्रस्टीज है, जिस तरह वो ट्रस्टी है नमल यूनिवर्सिटी की, जिस तरह वो ट्रस्टी है शौकत खानम के। वहां अरबों रुपए आते हैं, लेकिन वो उसके ऑडिट होता है और वो ट्रस्ट के होते, इनके नहीं होते। तो जो आबिद शेर अली साहब फरमा रहे हैं, ये तो इवन नेब का भी केस है। और जहाँ सिर्फ गौर साहब ये बता दीजिए, गौर साहब वो जो 458 कनाल जमीन है वो किसके नाम शिफ्ट हुई थी? देखिए 28 हमेशा से, अगर आप उनके जिन लोगों ने शिफ्ट कर दी, उनका हमेशा ये तरीकेकार रहता है कि ये जमीनें अक्सर होती हैं शामिलान, वो हमेशा जो खरीदने वाला होता है वो किसी एक के नाम खरीद लेता है, अपने नॉमिनी के नाम खरीद लेता है और वहां से ट्रस्ट में ट्रांसफर होता है। वो कौन था और सब वो कौन था, वो शख्सियत कौन है जिसके नाम ये ट्रांसफर हुआ? मंसूर साहब, मैं एक अर्ज कर रहा हूँ, मंसूर आप खुद पूछें, अगर आप देख लें, आप पार्किंग को सोसाइटीज का भी देख लें, सोसाइटीज जब अपने नाम जमीन कर लेती हैं तो पहले अपने किसी नॉमिनी के नाम खरीद करके, ये जमीन तो ट्रस्ट की है, ये तो वक्फ। सर इन दिस केस गौर साहब, हु इज दैट पर्सन? गौर साहब इन दिस केस हु इज दैट पर्सन? कोई नाम आप रख ले, आपको सारे फैक्ट्स दे कहते हैं इमरान खान। गौर साहब कुछ नहीं कहते इमरान खान। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो सर इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर हुई है। गौर साहब ये नाम तो ले दीजिए ना, नाम तो हमें क्लियर कर दीजिए, किसके नाम है? आर दे नॉट बुशरा बीबी, आर दे नॉट इमरान खान न्याजी और बुशरा मानिका के नाम पर? नहीं, वो एक्चुअल है, ये ऐसा एक ट्रस्ट प्रोसेस हो रहा होता है, हमेशा से ऐसे ही होता है। लेट्स सपोज मैं एक प्रोजेक्ट ले लूं तो एक ये नाम आता है, वो ट्रस्ट की मलकियत, ट्रस्ट जिसको। हाँ, मुझे मंसूर साहब इनको मनवा के दिखाएं जरा। देखिए वो मैं क्या करूं, वो लॉयर है, मैं एंकर हूं सर, लॉयर के साथ किस तरह बहस हो सकती है? मोहसिन साहब, वो देखे कि इनसे पूछे कि वो जमीन के कागजात किसके नाम ट्रांसफर हुए। चले मुझे सर जरा मोहसिन साहब से सवाल करने दे। मोहसिन साहब, बात यह है कि इस केस के अंदर भी अब इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है। इमरान खान साहब को जो इद्दत का मामला था उसमें भी रिलीफ मिल गया है, तो शाखाना जो केस था उसके अंदर भी स्टे मिल गया है। तो सर ये सारे जो कुछ भी हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब या तो बेकसूर हैं जिसकी वजह से इतना कुछ उनको मिल रहा है, इतना कुछ रिलीफ मिल रहा है उनको। सर पिछले 4 दिन में बहुत कुछ तब्दील हो गया कानूनी तौर पे। बेसिकली देखें, जो ट्रीटमेंट हमें मेरिट ऑफ द केस पे मैं बात नहीं करूंगा,
जो ट्रीटमेंट 2 दिन में अदलिया ने उनको दी, जो कि पूरी दुनिया में 140 नंबर पे है, इससे नीचे और कितना गिरना है आपने। और जो मतलब क्यों क्वेश्चन आप रेज करते हैं पब्लिक की नजर में, जब आपका कंडक्ट ऐसा हो, तो जब कंडक्ट होगा तो उसके ऊपर सवालात होंगे। तो ये कहना कि जी बिल्कुल नॉर्मल है, और ऐसा तो प्रेसिडेंट, आप मंसूर साहब, मुझे घर से उन्होंने उठाया, कोई वारंट नहीं था, कोई मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं थी, और यही इमरान खान नियाजी के ऑर्डर थे, फोन पे मैं सुन रहा था। तो मकसद ये है कि जब अपनी बारी आई तो आपको कानून भी याद आ जाता है, आपको आपके पास हर किस्म की जस्टिफिकेशन आ जाती है। मुझे 1.25 साल हो गया अदालतों में धक्के खाते हुए, उसको 15 मिनट में जब आप इंसाफ देते हैं, और जिसके क्राइम की लिस्ट इतनी लंबी है, और जो मतलब टेरियन वाइट केस का इसके पास क्या जवाब है, तोशाखाना का क्या जवाब है, और ये जो सील्ड एनवेलप था कैबिनेट से अप्रूव करा है, क्या जवाब है इसके पास, और जो लैंड इनको मिली है, बता देना क्या पेमेंट की है, कहां से पेमेंट की है, कोई एक रसीद दिखाएं। तो वो मैं समझता हूं कि टीवी पे बैठ के केसेस के ऊपर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ लॉ में चलेंगे तो वो बेहतर है। हाँ, हम लोग वैसे गुफ्तगू ये कर सकते हैं कि जो बज़ाहिर देखा गया है 2 दिनों में, वो पाकिस्तान में किसी शहरी के साथ ये सलूक अदलिया ने कभी किया ही नहीं है, और हजारों लोग जेलों में पड़े हैं, और कभी मैंने तो देखा नहीं कि रिमांड पे बंदा आ जाए। यहां नैब ने 3-3 साल लोगों की सर बेलें नहीं हुई, और एक एक पेपर पे खान साहब उनको नैब के अंदर करवा दे। नैब तो इनकी कस्टडी में थी, और जनरल फैज की, वो तो जो ये कह रहे थे नैब में हो रहा था। तो मकसद ये, जब अपनी बारी आई है तो आपको सारा कुछ याद आ जाता है, आप अपने केसेस की बात नहीं करते, आप अपने फ्रॉड, फरागोगी, पिंकी पीपी, उसकी बात नहीं करते, आप आके भाषण देना शुरू करते हैं, फलां मेरे खिलाफ है, ही इज अ पैरानॉइड गाय। बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। बेग साहब हमारा, मोहसिन बेग साहब आपका, आबिद शेर अली साहब आपका, बैरिस्टर गौहर खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।